सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको ये दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए स्टार्टिंग में दिए थे। देखिए, फर्स्ट इज द ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। ठीक है, सबको सीरीज में कनेक्ट करना है। देखो कितने हैं हमारे पास रजिस्टर, 5, 8 और 12 सीरीज में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 8 ओम हो गया और ये 12 ओम। देन एक प्लग की बनानी है और 3 सेल्स 2 वोल्ट के, 1 2 3। ठीक है, एंड हियर इज अवर प्लग की। तो ये तीनों सेल 2 वोल्ट के हो गए, तो ये बन गया हमारा सर्किट। सेकेंड इज रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट। ठीक है, थ्रू द रेजिस्टर्स एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। तो इसी सर्किट को किस तरह से ड्रॉ करना है कि 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ठीक है, तो 12 ओम के अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है, एंड एमीटर लगाना है, तो एमीटर हम सीरीज में कहीं भी लगा सकते हैं। यहां एमीटर लगा दिया और 3 बैटरीज आ गई, उसके बाद प्लग की आ गई। दिस इज 5, दिस इज 8, दिस इज 12। ठीक है, एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। तो एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी, टोटल रेजिस्टेंस है 12 + 8 20 + 5 25। तो आर टोटल इज 25, पोटेंशियल इज 2 वोल्ट की 3 बैटरीज हैं तो 6 वोल्ट टोटल। ठीक है, तो आई क्या होता है, V/R, दैट इज 6/25, इतने एम्पियर करंट रहेगा। और जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग कितनी आएगी, इसके अक्रॉस कितना है। देखो करंट इसके अक्रॉस कितना जा रहा है सर्किट में, 6/25 एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस इसका कितना है 12। तो इसके अक्रॉस ये जो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये होगी, ये जो V होगा ये होगा I इंटू दिस R। ठीक है, I इंटू R दैट इज 12। तो I है हमारा 6/25 इंटू 12, इतना, सॉरी नॉट एम्पियर, दिस इज वोल्ट। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको ये एक होमवर्क दिया था, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट फ्रॉम अ बैटरी इज अप्लाइड टू अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, अब देखो ये 6 ओम का रेजिस्टर है और ये 12 ओम का रेजिस्टर है और ये 8 ओम का रेजिस्टर है। तो 6 और 12 मिला के दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पहले इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई इसको अगर हम करेंगे, 24 वोल्ट की बैटरी और 6 और 12 मिला के कितना हो जाएगा, 12 × 6/12 + 6। ठीक है ना, इन दोनों का मिलके होगा 12 × 6 / 12 + 6। ठीक है, तो कितना आएगा 72/18, दैट इज 4। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस एक आ गया और अगला है 8 ओम का। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अब 4 ओम और 8 ओम सीरीज में है तो 8 + 4 12। तो 24 वोल्ट की बैटरी, 12 ओम का टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल करंट इन द सर्किट क्या होगा, V/R, वोल्टेज इज 24, रेजिस्टेंस इज 12, दैट इज 2 एम्पियर। तो टोटल करंट इन द सर्किट आ गया 2 एम्पियर। अब इन्होंने देखो पूछा क्या है, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 6 and 12। कंबाइंड रेजिस्टेंस इज 4, तो आंसर इज 4 ओम। व्हाट इज द करंट इन द 8 ओम। देखो करंट पूरे सर्किट में कितना है, 2 एम्पियर, तो करंट आ गया 2 एम्पियर। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल नेटवर्क।
इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, मतलब अगर अब यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दो तो कितनी आएगी। ठीक है, तो देखो सी पार्ट सॉल्व करना है। वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल नेटवर्क, तो वोल्टेज कितना होता है आई इंटू आर। तो इस पैरेलल नेटवर्क के अक्रॉस मतलब यहाँ से कितना करंट आ रहा था 2 एम्पियर, तो आई तो 2 हो जाएगा। और इस नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 8 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 8 वोल्ट का आ रहा है। और 8 ओम के अक्रॉस कितना आ रहा है, अगर इसके अक्रॉस 8 है 4 के अक्रॉस, तो 8 के अक्रॉस हो जाएगा डबल 16 वोल्ट। 16 प्लस 8 टोटल हो गया 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट कैसे डिवाइड हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 16 वोल्ट का ड्रॉप है और यहाँ से यहाँ तक 8 वोल्ट का ड्रॉप है। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया, ये आ गया आंसर 8 वोल्ट। व्हाट इज द करंट इन द 6 ओम रजिस्टर, यहाँ से I1। ठीक है, तो देखो 6 ओम वाले में मान लेते हैं कि जो ऊपर यहाँ ब्रांच में करंट गया दैट इज I1, नीचे गया I2। तो जो I1 होगा दैट विल बी V बाय R1। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 8। ठीक है, इस पैरेलल के क्रॉस 8 वोल्ट का, और R1 6 है। ठीक है, तो 8 बाई 6 दैट इज 4/3 एम्पियर। ओके, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें करने को मिल रही हैं। तो स्टिल आप एक बार फिर से इस सारे सॉल्यूशन को देखो, सोचो एंड देन समझने के बाद नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। तो मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज आपको इसके अलावा ये जो होमवर्क मिला था क्वेश्चंस का। फर्स्ट, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट 1 ओम और 10⁻⁶ ओम। ठीक है, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो एक तो आपका 1 ओम आ गया और एक आ गया 10⁻⁶ ओम। तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁶ प्लस 1। जब दो होते हैं ना सिंपल, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कितना आ जाएगा ये अ लिटिल लेस देन 1, क्योंकि 10⁻⁶ ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10⁻⁶, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओम। वैसे 1 ओम से थोड़ा सा कम आएगा ये। ठीक है, आप कैलकुलेट इसको कर सकते हो। सेकेंड पार्ट 1 एंड 10⁻3, तो वहाँ भी वही करना है 1 × 10⁻3 अपॉन 10⁻3 प्लस 1। ठीक है, एंड 10⁻6। अच्छा 3 हो गए, तो तीनों के केस में क्या होगा, तो फिर वैसे लिखना है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻6। तो ये भी 1 से थोड़ा छोटा आएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500। देखो क्या लगा है इससे हमें मतलब नहीं है। 100, 50, 500 किस में है, पैरेलल में। वोल्टेज कितनी 220, तो मतलब 1 2 3। ठीक है, पहला वाला 100 ले लेते हैं, अगला 50 है और तीसरा है 500। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज 220 वोल्ट। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that takes as much current as all 3 appliances and what is the current through it। देखो अभी बोला कि एक और हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि सेम सोर्स 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेज। तो तीनों अप्लायंस यहां पर मिलके कितना करंट लेंगे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पर आपको क्या करना है, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है 100, 50 और 500 का। और I इज इक्वल क्या हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। वो करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। हाँ, फिर उसके बाद वो इन तीनों में डिवाइड होगा, पर हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि हमें टोटल करंट पूछा गया है। ये I की वैल्यू आ जाएगी,
ये करंट दूसरी वाली जो इलेक्ट्रिक आयरन है, इतना ही करंट, मतलब अगर ये करंट आपका मान लो 20 आ रहा है तो 20 का करंट इस इलेक्ट्रिक आयरन में जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा केस है वो, तो इलेक्ट्रिक आयरन में कितना करंट गया 20। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं कि आंसर 20 आए, जस्ट ठीक है एक लेट अस अज्यूम कि ये 20 आया, तो आयरन में करंट गया 20 और आयरन में वोल्टेज कितनी लगी है 220 की लगी है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा V/I। ठीक है, तो आयरन के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा वोल्टेज V दैट 220/I। I क्या है V/R। ठीक है, V/R, R ऊपर चला जाएगा तो ये V भी 220 है, तो मतलब आयरन का रेजिस्टेंस इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से सोच के समझ के कर सकते हो। थर्ड, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है। ठीक है, जो डिवाइस आपने मान लो ये बल्ब पहले लगा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यहाँ से आप चले, आपकी एनर्जी यहाँ से यहाँ कुछ ड्रॉप हो जाएगी, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है, अगले बल्ब के अक्रॉस V2 है, अगले के अक्रॉस V3 है। सीरीज में अलग अलग अप्लायंसेस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। यही तीनों बल्ब अगर पैरेलल में लगे होते तो इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता। बट अगर हम सीरीज में इनको कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को, तो सीरीज में तीनों बल्ब्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे मानो कि जब तीनों बल्ब्स पैरेलल में लगे हैं, 1 2 3, पैरेलल में तीनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल है, मतलब तीनों को बराबर एनर्जी बराबर फोर्स मिल रही है पीछे से, तो तीनों बराबर ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेंगे। बट सीरीज में क्या होगा, तीनों सेम ब्राइटनेस से ग्लो नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको हम ज़्यादा डिटेल में करेंगे, मे बी इन द कमिंग लेक्चर्स हम इसको डिटेल में देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल में बल्ब्स को या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का रियलिटी में उनकी ब्राइटनेस और उनकी पावर कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे, तो अभी के लिए इसको हम थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 236 बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 और दूसरे में 1। अब ये तो आपको देखना कि 2, 3 और 6 को कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे कि एक बार वो 4 का रेजिस्टेंस दे। देखो, अगर हम 2 और 6 को कनेक्ट करें तो कितना होगा, 6 × 2 12 डिवाइड बाई 8 प्लस 3, जब भी 4 नहीं आएगा। 3 और 6 को अगर पैरेलल में कनेक्ट करें, अगर 3 और 6 को पैरेलल में लेते हैं तो 3 × 6 डिवाइड बाई 6 + 3, ठीक है, ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 9 2 और 2 के आगे 2। यस, तो पहले का आंसर आ गया 3 और 6 को पैरेलल में और उसके आगे 2 को सीरीज में। ठीक है, तो 3 और 6 का रिजल्टेंट आ जाएगा 2 और 2 + 2 4 हो जाएगा। जब टोटल 1 चाहिए तो 2 3 6 तीनों को पैरेलल में हम कनेक्ट कर देंगे, तीनों को पैरेलल में। तो आप कैलकुलेट कर लो, 1/2 + 1/3 + 1/6, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट, तो उससे आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस 5th क्वेश्चन ऑल्सो। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज यहां पर दिया गया द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 100 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 1 mm। ठीक है, तो जो भी कॉपर की वायर है इसकी लेंथ हमें मेंशन है टोटल, और ये जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा उसका रेडियस मेंशन है। ठीक है, अब कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ रेजिस्टिविटी इज गिवन एज 1.72 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो मतलब ये आपको रो की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम अगर आप ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले लिखेंगे एज पर द क्वेश्चन, क्या क्या गिवन डेट है आपके पास, लेंथ ऑफ कॉपर वायर
ठीक है, दैट इज L इज इक्वल टू 100 मीटर. देन रेडियस ऑफ कॉपर वायर R इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर मीन्स 1 इंटू 10⁻³ मीटर. अब इसके अकॉर्डिंग अगर रेडियस इतना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज A इज इक्वल टू पाई R स्क्वेयर. ठीक है, तो पाई कितना होगा? 3.14 इंटू R की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 10⁻⁶. ठीक है, मीटर स्क्वायर. अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू L अपॉन A. तो रेजिस्टिविटी आपको दी गई है 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर. लेंथ आपको दी गई है 100 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया इज 3.14 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर. तो ये मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया और 100 से यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10⁻⁶. तो इससे ये कैंसिल हो गया. 1.72 डिवाइड बाय 3.14 ये आ जाएगा आपके पास 0.55 ओम. ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. ओके, नाउ यू कैन नोट इट डाउन. देन यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन द सेकेंड क्वेश्चन और फिर आप उसको सॉल्व करना भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ नाइक्रोम वायर. ठीक है, तो 1 मीटर वायर आपके पास दी गई है, लेंथ इज 1 मीटर और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू की है 6 ओम. कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स लेंथ इज 70 सेंटीमीटर. तो अगर 1 मीटर की वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम है तो 70 सेंटीमीटर का कितना होगा? देखो 1 मीटर इज एक्चुअली 100 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है, रेजिस्टिविटी वही है, तो R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A. रो क्या है? कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि लेंथ ही यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं 1 मीटर से 70 सेंटीमीटर तक. एरिया वही है, रो वही है, तो R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा? L1 अपॉन L2. इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है? 6. फाइनल कितना है? अननोन. इनिशियल लेंथ कितनी थी? 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर. फाइनल कितनी है? 70 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके यहां से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 इंटू 7 डिवाइड बाय 10. ठीक है, दैट इज 4.2 ओम. ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 100 सेंटीमीटर के लिए अगर 6 ओम है तो पर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 6/100. और 70 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 6/100 इंटू 70. तब भी आंसर आपके पास आएगा 4.2 ओम. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है. अब उसके बारे में एक क्विक रिवीजन हम कर सकते हैं कि उसके मेन जो पॉइंट्स थे उनको समराइज यहां पर हम कर सकते हैं. ठीक है, तो पहली चीज कि रेजिस्टेंस इन सीरीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर रेजिस्टेंस इस तरह से अटैच्ड हो कि देयर एग्जिस्ट ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, के करंट के मूव करने के लिए एक ही पाथ है, मतलब यहां से करंट निकला और एक ही पाथ फ्लो करके वापस आ गया. ठीक है, तो जब एक ही पाथ होता है करंट के लिए तो जितना करंट R1 से जाएगा वही R2 से जाएगा, वही R3 से जाएगा, तब हम बोलते हैं कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है. ठीक है, तो सीरीज में करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज इक्वल. ठीक है, अब करंट तो इक्वल हो गया, ये तो हमने लिख दिया. अब सेकेंडली इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? टोटल सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है,
पर R1 के अक्रॉस कितना है, क्योंकि सीरीज में तो पोटेंशियल अलग अलग होते हैं, पैरेलल में सेम होता है ना। R1 के अक्रॉस कितना होगा, मान लेते हैं V1, R2 के अक्रॉस मान लेते हैं V2 और R3 के अक्रॉस V3। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस R1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू I, करंट तो उतना ही है I इंटू R1। ठीक है, फिर वोल्टेज अक्रॉस R2, V2 कितना रहेगा, I इंटू R2। वोल्टेज अक्रॉस R3 यह आ जाएगा V3 इज इक्वल टू I R3। एंड जो टोटल वोल्टेज है V, ये किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और टोटल वोल्टेज V क्या होता है, IR। ठीक है, और R क्या हो गया, R टोटल मतलब R सीरीज। V1 को क्या लिख सकते हो, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। करंट यहाँ से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और आपका रिजल्टेंट ये भी आ जाएगा कि R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसके थ्रू भी हम टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कैलकुलेट किया है। तो आपको याद यहाँ पर ये रखना है कि एक एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है या पोटेंशियल ड्रॉप है वो करंट इनटू वो रेजिस्टेंस होता है। तो मतलब तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IR के बराबर। ठीक है, तो तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज सर्किट। ठीक है, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज सर्किट, के सीरीज में जब भी कोई रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज या पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट आप लिखते हो, सेम करंट। ठीक है, साथ साथ में लिखना है, सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू all the resistances। सेकेंड पॉइंट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होंगे। और अप्लाइड वोल्टेज, जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है टोटल, ठीक है, जो बैटरी लगाई है उसकी जो वोल्टेज V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस, मतलब हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है उन सबको ऐड करना है। और उसके बाद हम ये बोल सकते हो कि मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप इज अक्रॉस द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि देखो R की वैल्यू जितनी बड़ी होगी IR भी उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो तीनों रेजिस्टेंस में से, ठीक है, तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 ये है। अब V1 V2 या V3 में से किसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, I तो तीनों का सेम है, तो जिसका R मैक्सिमम होगा उसका V भी मैक्सिमम होगा। तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, और पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस सबसे ज़्यादा आएगा तो वो सबसे ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करेगा। ठीक है, एंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर। ठीक है, क्योंकि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो अभी जब हम नेक्स्ट थोड़ी देर में पावर का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पावर क्यों हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज़्यादा होता है सीरीज में। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया आपने। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्विक समरी ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो R1 R3 R1 R2 R3 पैरेलल में यहाँ लगे हैं, यहाँ पोटेंशियल V है। तो पैरेलल में क्या होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सबके अक्रॉस सेम होता है।
तो रेजिस्टेंसेज आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल जब आइडेंटिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ये पॉइंट है, आइडेंटिकल पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल ऑफ देम, R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस और R3 अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। और इसके केस में R इफेक्टिव कितना होता है, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये डेफिनेशन भी आपने लिखनी है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पैरेलल सर्किट, पहला पॉइंट क्या रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, ठीक है, सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, ठीक है। उसके बाद 1/R इफेक्टिव, ये पॉइंट तो हमने ऑलरेडी ऊपर भी लिख दिया है, ठीक है। करंट, जो टोटल करंट आता है सर्किट में, करंट इन सर्किट, ठीक है, जैसे यहाँ से I करंट गया, अभी आगे 3 ब्रांचेज में बंटेगा, तो वो I1 प्लस I2 प्लस I3 मिला के टोटल करंट ही होगा। देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, इज लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ, लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। मतलब अगर सर्किट में 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, 2, 4 और 6 पैरेलल में, ठीक है, क्या लगे हैं, 2, 4 और 6 लगे हैं पैरेलल में, तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी छोटा होता है। मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 से भी छोटा आएगा। तो मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दी जाती हैं, 4 में से 3 ऑप्शंस 2 से बड़ी हैं और 1 ऑप्शन 2 से छोटी है, तो बिना कुछ सोचे आपको उसको टिक करना है बिना सॉल्व किए, ठीक है। तो पैरेलल में जब भी, मतलब आप ये भी बोलते हो कि अगर 1 ओम और 1000 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर लगा दिया तो रिजल्टेंट जो होगा वो 1 ओम से भी छोटा आएगा, ठीक है। तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा हमारा रिजल्टेंट आता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं फाइनली नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो घर में सर्दियों में जो हीटर यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, कॉइल लगी होती है ना, ठीक है। तो कॉइल गर्म हो रही है और उससे रूम धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इलेक्ट्रिक केटल, ओके। इलेक्ट्रिक केटल में आप पानी गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं, चाय गर्म करते हैं, ठीक है। तो इसके बेस में भी एक कॉइल लगी होती है, तो उस कॉइल में जो करंट जा रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन थर्ड इज द आयरन, आयरन के बेस में भी एक कॉइल लगी होती है। तो इन तीनों केसेस में, ये बहुत जनरल केसेस हैं, इन तीनों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो हम ये बोलते हैं कि इन डोमेस्टिक अप्लायंसेज सच एज हीटर, इलेक्ट्रिक केटल्स एंड आयरन, द एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम नाइक्रोम वायर, ठीक है। ये याद रखना है कि एलिमेंट्स जनरली नाइक्रोम वायर के होते हैं। इट्स एन अलॉय, ओके। तो किसका अलॉय है, किन 2 मेटल्स का अलॉय होता है, दिस इज निकल एंड क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम विच डज नॉट ऑक्सीडाइज। तो ये हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब ब्रिटल नहीं हो जाता, ठीक है। कई बार क्या होती है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं ना, उनका बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दो वो ब्रिटल हो जाती हैं और टूट जाती हैं। तो ये एक ऐसा अलॉय है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज होके ब्रिटल नहीं होगा, इसलिए काफ़ी लंबा चलता है, ठीक है। तो जो आप बोलते हैं ना कि देसी एलिमेंट नहीं लगाना है, महंगा लगाना है, ब्रांडेड लगाना है, तो यही डिफरेंस होता है कि जो देसी एलिमेंट होगा वो काफ़ी दिनों में आप जब यूज़ करेंगे, बार बार गर्म होता होता वो ब्रिटल हो जाता है और टूट जाता है। पर जो अच्छी क्वालिटी का एलिमेंट है नाइक्रोम वायर का, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है, ओके। तो ये 2 पॉइंट्स इसमें आप याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि एप्लीकेशन की कहाँ कहाँ हम हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। तो मतलब किसी भी वायर में अगर करंट जा रहा है, ठीक है, किसी भी वायर में करंट जा रहा है
तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा हीट में कन्वर्ट होती है क्या? देखो हीटर में तो हमारा पर्पज़ ही वो है कि इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करना है हीट में। तो हीटर में वही एलिमेंट लगाया जाता है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा वो रेजिस्ट करेगा उतनी हीट जनरेट होगी। पर नॉर्मल मोबाइल यूज़ करते हो, ठीक है, तो मोबाइल अगर हम काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करें, बहुत देर तक अगर आप बात कर रहे हैं मोबाइल पे, तो आपको पता लगता है ना कान एकदम गर्म हो जाता है। तो ज़्यादा देर तक कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाएं तो वो हीट अप होता है। मतलब कुछ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी में, कुछ पार्ट, ठीक है। चाहे आप फ़ैन चलाते हैं बहुत देर तक, तो आप फ़ैन का अगर बेस को टच करें या जहाँ उसके अंदर मोटर है उसको टच करेंगे तो वो गर्म होगा। मोबाइल बहुत देर तक यूज़ करते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जहाँ है वो 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ नहीं करता। कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड एज हीट, ठीक है। तो इतना बात तो सबको क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है रियलिटी में। अगर इसको हम डिफाइन ही करना हो तो क्या होती है, ठीक है। तो आप साथ साथ में लिखेंगे, इट इज द एनर्जी स्पेंट, it is the energy spent in moving an electric charge, moving an electric charge through a conductor, through a conductor, ठीक है। कि किसी भी कंडक्टर, मतलब कोई भी वायर है, वायर के थ्रू चार्ज को मूव कराना है, तो उसमें जो वर्क डन होता है, जो एनर्जी आपकी लगती है, उसी को एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी और वर्क एक ही बात है। तो जितना आपने वर्क किया चार्ज को वायर में ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने के लिए, वो वर्क ही एनर्जी है। अब क्या हमें उस वर्क का फॉर्मूला आता है? या अगर हम बात करें किसी भी सर्किट में, ये एनर्जी देता कौन है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल या बैटरी, ठीक है। तो हम ये भी लिख देंगे यहाँ पे कि दिस एनर्जी is provided by a cell, provided by a cell। सेल में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है अंदर। तो सेल में जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय अ सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क और एनर्जी सेम बात है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। देन वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज को क्या लिखते हैं हम? करंट पर यूनिट टाइम, सॉरी नॉट करंट पर यूनिट टाइम, बट करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज को हम लिखते हैं करंट इंटू टाइम, आई इंटू टी। तो क्यू को लिखते हैं आई इंटू टी। तो वर्क डन क्या हो गया? वी आई टी, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, ठीक है। एंड एज पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, उसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाके वर्क डन कितना आ जाएगा? आई आर इंटू आई टी, दैट इज आई स्क्वेयर आर टी, ठीक है। तो दिस इज द वन एक्सप्रेशन कि इलेक्ट्रिकल वर्क और एनर्जी कंज्यूम जो होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क भी बोल सकते हैं, एनर्जी भी बोल सकते हैं। दिस वर्क इज इक्वल टू वी आई टी और आई स्क्वेयर आर टी और V इंटू क्यू। तो ये आपको फॉर्मूला तीनों याद होने चाहिए कि वी क्यू भी लिख सकते हैं, वी आई टी भी लिख सकते हैं और आई स्क्वेयर आर टी भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है।
ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। पावर वो होता है कि मेरे पास एक अप्लायंस है जिसको 40 जूल की एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो सोर्स है जहाँ से मैं एनर्जी ले रहा हूँ, जिससे मैं पावर ले रहा हूँ, उस पावर सोर्स से मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम में वो 40 जूल मिलने चाहिए, ठीक है। तो जो मेरी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो उस पावर सोर्स से आना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो मुझे एनर्जी कितनी चाहिए थी, मान लो 40, कितने टाइम में चाहिए, हर सेकंड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पावर जो मेरा सोर्स है वो मेरे को पर सेकंड 40 की एनर्जी सप्लाई करेगा। तो पावर क्या होती है, इट इज़ द रेट या स्पीड जिस पे इलेक्ट्रिक वर्क किया जाता है या इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की जाती है। तो अगर हर सेकंड वो मेरे को 40 जूल भेज रहा है, ठीक है, 40 जूल पर सेकंड, तो पावर क्या हो जाएगी, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम पर टाइम। तो 40 जूल पर सेकंड को ही 40 वॉट बोलते हैं। हम पढ़ा ना घर में 60 वॉट का बल्ब है, 20 वॉट का बल्ब है, तो 40 वॉट का मतलब है 40 जूल पर सेकंड, कि हर सेकंड में वो 40 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है सिस्टम से। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उस बल्ब को हर सेकंड 40 जूल वो एनर्जी दे रही है, ठीक है। तो 40 जूल सिर्फ एनर्जी है, और एनर्जी पर टाइम को पावर बोलते हैं, जिसको वॉट में रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड। तो किस स्पीड से आप इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हो या इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको ये भी बोलते हो कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क और एनर्जी वर्क डन इन 1 सेकेंड, ठीक है, कि पर सेकंड कितनी एनर्जी। तो पर सेकंड अगर मैं 40 जूल भेज रहा हूं तो उसका मतलब पावर कितनी है, 40 वॉट, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला आ गया कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। फिर इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, वॉट, ठीक है, जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू को यहां पर वर्क से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो 1 वॉट इज इक्वल टू बेसिकली 1 जूल पर सेकंड। तो पर सेकंड 1 जूल, तो 50 वॉट का बल्ब 1 सेकंड में 50 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। फिर आता है 1 किलो वॉट, किलो मीन्स 10⁻³ मतलब 1000 वॉट। फिर आता है 1 मेगावाट, मेगा मीन्स 10⁻6, तो 10⁻6 वॉट, ठीक है। और 1 किलोवाट आपका 1.34 हॉर्स पावर भी होता है, HP, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हो कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट के बराबर होता है। अब यहां से इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क को मैं क्या लिखता था, पोटेंशियल इनटू चार्ज, VQ/T, और Q पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट, तो उसको V/I भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम पावर को V/I भी मेंशन कर सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। सेकंड, इसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि वर्क क्या होता है, VIT भी होता है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क को हमने लिख दिया VIT अपॉन टाइम, टाइम टाइम कैंसिल, यहां से भी VI आ गया, ठीक है। तो दोनों चीज़ों से ये डिराइव कर सकते हैं। और कोई मेथड है, वर्क को और क्या लिखा था हमने, I² RT, यस।
तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क को लिख दिया हमने आई स्क्वेयर आर टी अपॉन टाइम, टाइम टाइम कैंसल, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ठीक है। और एंड V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है, इसलिए I को क्या लिख सकते हैं V बाय आर, तो इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I की जगह क्या आ जाएगा V अपॉन आर का स्क्वेयर इंटू आर, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, तो ये बनेगा V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, ओके। तो अब अगर सारे फॉर्मूलाज को समराइज करें एक बार में, तो बताओ पावर को क्या क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हम पावर के लिए लिख सकते हैं। अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि ये जो अब तक हमने पढ़ा है इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। द क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 watt when the heating is at the minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and resistance in each case? मतलब जब आयरन बिल्कुल गर्म है, ठीक है, जब हीटिंग मैक्सिमम पे है तब वो 840 वॉट की पावर कंज्यूम कर रही है, जब हीटिंग अपने मिनिमम पे है तब वो 360 वॉट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, एट द रेट। देखो अब यहाँ पर पूछा है कि करंट और रेजिस्टेंस दोनों केस में क्या क्या होंगे। तो पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझाओ 840 वॉट का मतलब क्या होता है। 840 वॉट मीन्स 840 जूल्स पर सेकंड वो कंज्यूम कर रहा है। तो 360 वॉट का मतलब क्या हुआ कि वो 360 जूल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। वोल्टेज हमारे को दी हुई है, अब करंट निकालना है। तो देखो वोल्टेज देन पावर ये गिवन है, निकालना क्या है करंट अननोन, रेजिस्टेंस अननोन। तो एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें आई पी और वी ये तीनों आते हों, क्योंकि दो चीज़ें नोन है और एक अननोन है, ठीक है। तो हम जानते हैं वी नो दैट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई, ठीक है ना। तो पहले केस में 840 वाले केस में व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, तो मैक्सिमम रेट पे जब हीटिंग हो रही है तो पावर है 840, वोल्टेज है 220 और आई, तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा जो मैक्सिमम वाले केस का करंट है, ठीक है। चलो इसको एम नहीं लिखते, आई यहाँ पर कितना आ जाएगा 840 डिवाइड बाय 220 दैट इज 3.82 एम्पियर। सेकेंड केस व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम, ठीक है, हीटिंग जब अपने मिनिमम रेट पे है तब पावर कितनी है 360 इज इक्वल टू 220 इंटू आई। तो इस केस में आई कितना आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 220 दैट इज 1.64 एम्पियर। मतलब 840 वॉट पे ज़्यादा करंट कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, सर्किट में ज़्यादा करंट जा रहा है, कम वॉटेज पे करंट भी कम जा रहा है। तो P इज इक्वल टू वी आई। अगर कांस्टेंट वोल्टेज के अक्रॉस आपका कोई भी इक्विपमेंट लगाया हुआ है, कोई भी मशीन लगी हुई है, तो जितनी उसकी पावर बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा वो करंट खींचेगा। पावर अगर डबल कर दोगे तो करंट भी वो डबल खींचेगा, ठीक है ना। मान लो आपका हीटर है, हीटर में दो रॉड्स हैं, एक कॉइल ये है एक कॉइल ये है, ये कॉइल भी 500 वॉट की है और ये भी 500 वॉट की है। तो जब एक ही कॉइल जल रही है तो करंट खींच रहा है आई,
अगर दोनों जलेंगी तो कितना खींचेगा, डबल 2i, क्योंकि वोल्टेज तो जो पीछे से सोर्स है उसकी वोल्टेज तो फिक्स है, तो पावर डबल हो जाएगी, 500 से 1000 हो जाएगी, तो करंट भी तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू तो हमने यहां से निकाल ली। अब पहले केस में रेजिस्टेंस कितना होगा, हीटिंग मैक्सिमम में तो करंट निकाल दिया, रेजिस्टेंस हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो V कितना है 220, करंट कितना निकाल दिया था 3.82 इंटू आर, तो यहां से आपका R निकल जाएगा। दूसरे केस में भी ऐसा करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो 220 इज इक्वल टू करंट कितना है 1.64 और R, तो दोनों केसेस के लिए R की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर है। नाउ नोट इट डाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12.11, 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, या बोलते हैं इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। हर सेकेंड में 100 जूल की हीट निकल रही है, मतलब 100 जूल की एनर्जी निकल रही है ना, तो एक सेकेंड में कितने जूल निकले वही तो पावर होती है। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि पावर इसकी 100 वॉट है, क्योंकि हर सेकेंड में 100 जूल दे रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम दी हुई है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है एक फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर वोल्टेज नहीं दी, करंट नहीं दिया, पावर दी है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हम नहीं कर सकते, क्यों, फायदा नहीं है ना। वोल्टेज भी मेंशन नहीं है, मतलब वो तो फाइंड आउट करना है, अननोन है, पर करंट भी मेंशन नहीं है ना, तो I भी अननोन है, सिर्फ पावर नोन है। और कोई फॉर्मूला सोचो जिसमें R की वैल्यू भी आ रही हो, पावर भी आ रही हो और V भी आ रहा हो, तो PVR, इन तीनों को इंक्लूड करने वाला कौन सा फॉर्मूला हो सकता है। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो पावर कितनी है 100 वॉट, V कितना है अननोन, V स्क्वायर डिवाइड बाय R कितना है 4, तो यहाँ से V स्क्वायर क्या आ जाएगा 400। ठीक है, तो V कितना आ जाएगा 400 का अंडर रूट, दैट इज 20 वोल्ट। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो निकल गया। और क्या कैलकुलेट करना था, मान लो अगर I भी कैलकुलेट करना है, अब P इज इक्वल टू VI यूज कर सकते हैं। तो पावर 100 वॉट है, V तुम्हारे पास 20 है इंटू I, तो I कितना आ जाएगा 100 बाई 20, दैट इज 5 एम्पियर। सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, और जितना भी आपने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन किया उसके ऊपर एक एक दो दो जितनी भी प्रॉब्लम्स करवाई हैं, यू हैव टू रिवाइज ऑल ऑफ द प्रॉब्लम जो अब तक इस चैप्टर पे की हैं, शुरू से लेके एंड तक, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर होपफुली वी विल कंप्लीट द चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।